बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आगाज़ में एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना बहुत कम लोग करते हैं और मेरे ख्याल से अब वक्त या हम ज़रूरत है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, ना सिर्फ अपने प्यारों का बल्कि हम अक्सर ये चीज़ डिस्कस करते रहते हैं कि आप सब में बड़ा इंसान वो है, अमीर इंसान वो है, कदावर शख्स वो है जो अपना बाद में सोचे पहले दूसरों का सोचे। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोग बहुत कम हैं, लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं ज़रूर कीजिए कि जब आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो दूसरों का भी ख्याल रखें। कहीं ना कहीं आपकी की हुई हेल्प जो है वो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी की ज़िंदगी का सहारा बन सकती है। तो खुदारा अपने हसार से ज़रूर बाहर निकलें, दूसरों के बारे में भी सोचें ताकि किसी का भला हो सके। और अगर आपकी वजह से किसी का भला हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट से, टुडेज़ वेदर। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद बताइए वेदर अपडेट्स क्या है, मौसम कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आज भी जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और बारिश के इम्कानात की अगर बात की जाए तो आज बारिश के इम्कानात जो हैं वो नहीं हैं। और महकमा मौसमियात का कहना है कि बादल और सूरज की आंख मचौली जो है वो दिन भर जारी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद जो है शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर है। और दर्जा हरारत भी जो है आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत जो कि सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया वो अभी 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल जो है मौसम खुशगवार ही रहेगा और जिसके बाद दर्जा हरारत जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें इजाफा होगा। और आज हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज क्योंकि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद है तो शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 50% रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद। वेदर अपडेट्स क्या हैं आपने हमें बताया। जी तो नाज़रीन टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी आज की लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की क्या है। सबसे पहले हमारे पास खबर है शहर लाहौर का हर इलाका गैर महफूज, कोरोना मरीज 70,000 होने का खदशा है। कोरोना के बाद डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया, 3 मकामात से लार्वा बरामद। शहर में पेट्रोल की किल्लत, कई पंप्स बंद, शहरी ख्वार। और ई लाइब्रेरीज बंद करने का फैसला, अमला फारिग, 30 जून तक खाली करने का हुक्म। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लिए। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब पहली खबर की तरफ जाना चाहूंगी मैं। हालात ना ही जाए तो अच्छा है, वैसे नहीं ये बहुत जरूरी है, हौसला अफजा नहीं है इससे, लेकिन ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लोगों को बताना तो जरूरी है। मुसलसल हम अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब ये खौफनाक फिगर्स हैं जो 6,70,000 होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और फिर ये भी मेंशन बार बार किया जा रहा है कि शहर लाहौर का हर इलाका गैर महफूज है। ये किन बुनियादों पर कहा जा रहा है? लोगों को ये चीज मेंशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए ये मिड मई में एक इन्होंने जो स्मार्ट सैम्पलिंग की आप के न्यूज़पेपर आपने वो पढ़ी थी हेडलाइन के स्मार्ट सैम्पलिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो स्मार्ट सैम्पलिंग क्या थी कि हर एरिया से इन्होंने ये सैम्पलिंग जो कलेक्ट की और सैंपल्स जब कलेक्ट किए तो पता चला कि शायद ही कोई ऐसा इलाका है जो महफूज है जहाँ पर कोविड-19 के समरात नहीं हैं। तो इसके बाद एक समरी मूव की जाती है महकमा सेहत की जानिब से, जो कल डिस्क्लोज़ हुई इस हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ जाहिद चौधरी साहब ने ये स्टोरी दी और जिसमें जो होशरबा 6,70,000 जो पेशेंट्स का खदशा जाहिर किया गया है उस स्मार्ट सैम्पलिंग की बुनियाद पर।
और ये मिड मई की बात है। मिड मई से अब आप बात आगे निकल चुकी है। अब जो ईद के अयाम थे, ख़ास तौर पर आखिरी जो हफ्ता था, उसमें जिस तरह से गदर मचा रहा शहर की सड़कों पर, शहर के बाजारों में, नतीजा हमने देख और लिया। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अब आपके सामने आ रहे हैं। डेथ टोल्स में भी इजाफा आपको देख रहे हैं। उसके अलावा पेशेंट्स की तादाद हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। और जब कभी हम देखते थे कि 25 या 30 पेशेंट्स हैं, वो क्यों थे? 50 पे आए, उससे आप 100 पे आए, 50 पे 100 पे आए, आप आए, और नरमी देते और गए आप 550 600 पे आ चुके। नरमी देते गए। जिसके फैसले जिसको करने चाहिए थे उसने नहीं किए, फैसलों को सरेंडर किया गया। बुनियादी तौर पर पंजाब की जो गवर्नमेंट है, इसने सरेंडर किया वफाक के सामने, और वफाक के सामने जो वफाक ने पॉलिसी गाइडलाइन दी, या जो व्हाट्सएप डायरेक्शन थी, उसके मुताबिक तमाम तर जो इंतजामात थे वो किए जाते रहे। तो उसका नतीजा आपके सामने है, 6,70,000, और ये समरी मुस्तरद कर दी गई। जाए तो 727 केस कल के दिन में नए रिपोर्ट हुए हैं। ये 700, अब देखिए हर रोज रिकॉर्ड बन रहा है। ये 727 क्यों सामने आए हैं भला? ये इसलिए सामने आए हैं कि आपने सैंपल्स, आपने जो टेस्ट किए, आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी जितनी है उसमें से ज्यादा है। और इसी टेस्टिंग कैपेसिटी में जब आप हर रोज 1000 या 500 टेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त जो पेशेंट्स की तादाद थी वो आती थी 30, 35, 40, इससे ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होते थे। और उसके बाद उसमें कोई जो डेंजरस जोन में जो पेशेंट्स हैं वो उनकी तादाद भी बहुत कम होती थी। वो क्यों था कि आपने लोगों को घरों में रहने की तलकीन की, कैंपेन चलाई, गैर मशरूत तौर पर मीडिया जिसका आपने गला दबाने की पूरी कोशिश की आते ही अपनी गवर्नमेंट में, उसने गैर मशरूत तौर पर अपना फ़र्ज अदा किया और इन फ़राइज़ में लोगों को ना सिर्फ गाइडलाइन दी बल्कि घर रहें, महफूज रहें के हवाले से खातिर ख्वाह एयर टाइम इस पर सर्फ किया है मीडिया ने, जिसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये अगर सरकारी कैंपेन बने तो ये अरबों रुपए की कैंपेन बनती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को जो अबहाम ज़दा पॉलिसीज थी वफाक की, उसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। आपको जो फैसला ये नुकसान हुआ है, चले वो तो एक सही चीज है ना, आपका वक्त गुजर गया, अब हम मजीद मुश्किल वक्त में जा रहे हैं, हम इस वक्त से सीख क्या रहे हैं? मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। पिछले नुकसान को आप छोड़ दें, हम तो अगले नुकसान की फिक्र भी नहीं कर रहे। राव साहब देखिए, सीखना आपने ये है कि आपने दुकानों का टाइम रखा 9 से 7 और बेकरीज का टाइम कर दिया 9 से रात 10 बजे तक। क्या वजह थी? जब बेकरीज की जरूरत थी रमजान में, तब बेकरीज 5 बजे बंद हो रही थी। बिल्कुल आपने सही और अब 10 बजे। इसमें जो मुश्तरका, और दूसरा ये चीजें ना मशरूत हैं, बिल्कुल लिंक्ड हैं ये चीजें। आपने कारोबार में ईज आउट किया, दुकानें खोल दी, फिर अब मुतालिबात आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 दिन का कारोबार बंद, जुमे को भी दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। अब ये चीजें समझ में नहीं आ रही ना। अब ताजिरों का भी उतना ताउन चाहिए, अवाम का भी उतना ताउन चाहिए। ये पॉलिसीज हुकूमत की तभी कारगर साबित होंगी। देखिए, ये पहले फयाजुल हसन चौहान साहब ने जब ये अनाउंसमेंट की थी कि 3 रोज़ जो दुकानें वो बंद रहेंगी और 4 रोज़ कारोबार हुआ करेगा, वैसा हुआ नहीं। वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकी। गवर्नमेंट की रिट कहीं पे नज़र नहीं आई। खैर, गवर्नमेंट की रिट तो मुर्गी के गोश्त पर नज़र नहीं आती, तो इस पे कैसे आएगी? तो ऐसी सूरत हाल है। जब अब आपने इसको रिव्यू किया तो आपने कहा कि 2 दिन चलें, ये माकूल बात है, लेकिन अगर आपने 5 दिन खोलना है तो 2 दिन भी खोल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं खास होने वाला कि 2 दिन बंद भी रखेंगे तो आप। बहरहाल, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अब ये सिचुएशन है कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, ये वो वाली सूरत हाल है। अब शहरियों को, मैं तो बार ये कह रही हूँ कि अपने गले से अब चीजें उतार के हुकूमत ने अवाम के गले पे डाल दी हैं। अब आप जाने, आपका काम जाने, आपको वायरस है, आपका पॉजिटिव आ रहा है, आपने अपने आप को घर में क्वारंटीन करना है, आप अस्पतालों के चक्कर लगाएं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो एक पहले खौफ था ना लोगों में कि अच्छा अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपको एम्बुलेंस लेने आएगी, आपको क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट, अब ये भी इस खौफ से भी लोग मुस्तस्ना हो गए हैं। उन्हें पता है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है वो अपने आप को घर में क्वारंटीन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसका। और जहां तक ताल्लुक है SOPs के अमल दरामद का, तो वो आप जिनकी बात सीएम साहब कर रहे हैं, आप आज चले जाएं MM आलम रोड पर या किसी भी मुकाम पर, अनारकली बाजार में चले जाएं, तो आपको SOPs की धज्जियां उड़ती नजर आएंगी। हत्ता कि बेकरीज और वो तमाम जगहों पर
कोई जो इस तरह के इकदाम SOPs जो लेकिन उनके लिए सीएम हैं। साहब तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इनकी मॉनिटरिंग की जाए, जो एसओपी बनाए गए हैं कौन मॉनिटरिंग करेगा? मुझे तो रमजान में भी जब आपने मार्केटें खोली कहीं पर मॉनिटरिंग चले, उस टाइम तो बेतहाशा रश था, बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर निकलना था, तो रोजाना अब तो इतने लोगों ने नहीं जाना। देखिए वो तो रोज कुछ ना कुछ लेकिन राव साहब अब कहने वाला टाइम तो नहीं है, अब तो करके दिखाने वाला है, अमल दरामद वाला टाइम है। मुश्किल आसान कर देते हैं। कहा यह जा रहा है, पैगाम ये है गवर्नमेंट की जानिब से कि आप अब जो है वो आपको खुद से कुछ करना है। तो लिहाजा हम एक मरतबा फिर जिस तरह से इस कोविड-19 का जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, मार्च से मिड मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ, तब से हम प्रोग्राम्स में ये डिस्कस करते आ रहे हैं और ऑलमोस्ट हर रोज़ यही खबर पहली खबर होती है कि आज इतनी ये सूरत हाल है और इसके अलावा कुछ और है नहीं। ऐसे में आपको जो अगर किसी ने गवर्नमेंट से कोई उम्मीद लगा रखी है तो आपको इस हवाले से जान लेना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है। सब चीजें डिस्कस करने का मकसद भी यही है कि अब आवाम को ही अपने बारे में सोचना है और अगर अभी भी आपको अपना ख्याल नहीं आ रहा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सीएम साहब ने इस तरह से तसल्लियां देनी है सिर्फ हर रोज। पहली बात तो उन्होंने यही कहना है एसओपीज पर अमल दरामद होगा, खातिर खा इंतजाम किए जा रहे हैं। आपने उसका इसी स्टोरी का अगला जो हिस्सा है वो आपने डिस्कस नहीं किया कि टूरिज्म को भी इजाजत दे दी गई है, यानी एक नया जो महाज है वो खोल दिया गया है। अब होगा क्या, आपके टूरिज्म के जो पॉइंट्स हैं उनमें सबसे जो फेमस पॉइंट है, 2 दिन आप कारोबार बंद कर रहे हैं, तो 2 दिन अगर आप कारोबार बंद करेंगे तो आपको ये कि शहरी घर में बैठ जाएंगे, शहरी कहाँ जाएंगे? आपके नियरेस्ट पॉइंट पे, यानी मलका कोसार जिसको मरी जाएंगे ऑब्वियसली, जहां से वापसी भी है। तो जब सारा शहर उधर को उमड़ कर जाएगा तो क्या वहां पे एसओपीज पर अमल दरामद की कोई बात रह जाएगी? और उसके बाद फिर वहां पर आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं कल सुन रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़श्ता रोज जब तकरीर की तो ये कहा, बल्कि ये फरमाया कि वहां पर जो सनत है रोजगार से वाबस्ता, टूरिज्म के कारोबार से वाबस्ता, वो बुरी तरह मुतासिर होगी। तो आपने जब सब कुछ बंद किया तब आपको ख्याल नहीं आया? जब आप खुद बंद करते थे तब आपको ख्याल नहीं आता था कि कोई मुतासिर होगा? तो आज आपको बड़ा ख्याल आ रहा है। तो मुतासिर हो रहा है, लोग कितनी हद तक मुतासिर हो रहे हैं ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही हैं? बाकी जो दो शोबे, 3 शोबे बाकी रह गए, रेस्टोरेंट्स रह गए, स्कूल कॉलेजेस रह गए और तीसरा शादी हाल, तो फिर उन पर भी एसओपीज लगा के तो फिर उनको भी खोल दें। अगर मुझे बताएं, जो घरों में लोग हैं, अगर कोई मार्केट में जा रहा है तो इफेक्ट होकर अपने घर में जाता है, तो क्या वो अपने बच्चों से नहीं मिलेगा? उसकी वजह से उसके बच्चे मुतासिर नहीं होंगे? बिल्कुल, ये चीजें आप इंश्योर कर ही नहीं सकते। ये ऐसी बातें आपके ऊपर मंडलाता रहेगा, आप जितनी मर्जी ऐसी बातें, मुश्तरका मुफादात को तहफुज है, बेकरीज खुली रहेंगी और दुकानें 5-7 बजे तक खुलेंगी। अजीब मंतक है। पता चल रहा है कि हुकूमत अभी अपनी प्लानिंग में खुद क्लियर नहीं है, क्या करना चाहिए हुकूमत को खुद पता नहीं चला। बंद तो फिर सब कुछ बंद, खोलो तो फिर सारा कुछ खोले। ये आदत बटेर शुरू से इनकी पॉलिसी है, अभाम की वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही है, और एक मसला नहीं है, अभी कोरोना का खतरा हमारे सर पे बुरी तरह से मंडला रहा है। डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया, बल्कि हमें बहुत जगह से ये भी पता चल रहा है 3 मकामात है जहां से लार्वा बरामद हुआ है। अब इस पे भी लोग भी नहीं ताउन कर रहे हैं और हुकूमत की ऑलरेडी कहा तो सिर्फ ये जा रहा है कि तमाम तर मशीनरी कोरोना की तरफ है, कहाँ है ये भी पता नहीं। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर की तरफ मुझे जाना है। अगली खबर हमारे पास क्या है जी? कोरोना के बाद डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है और हालात अब संगीन होते चले जा रहे हैं। अवाम को अब मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ हमें खुद अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, खुद देखना है कि हम किस तरह से सफाई का ख्याल रख रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली अवाम पे डायरेक्ट असरअंदाज हो रही हैं और ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे अपने ही हाथ में हैं। सफाई का हमने ख्याल रखना है। राव साहब, 3 मकामात हैं जहां से लार्वा बरामद हुआ। अगर हम गुज़श्ता गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे मकामात पर छापे मारे जाते थे, टीमें तश्कील दी जाती थी। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे आपके वेयर हाउसेस थे, गोदाम थे जहां पर चेकिंग प्रॉपर की जाती थी और बहुत हद तक हमने डेंगू पर काबू पाया, लेकिन अब किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा, ये जो कोविड-19 है ना, इस हवाले से तो आपने एसओपीज अब बनाए हैं और शायद लोगों को समझने में, वैसे उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ ना आए, तो इसके जो एसओपीज हैं ये 2011 से बने हुए हैं। बिल्कुल। और हर साल 2 मरतबा
इस हवाले से इस पर काम किया जाता है। जब भी मिड मार्च और मई शुरू आता है, यानी गर्मी का आगाज़ होता है, तो इसमें सूरत हाल इस तरह की होती है कि इसकी कैंपेन बाकायदा शुरू कर दी जाती है। तालीमी इदारों में ज़ीरो पीरियड के नाम से इसकी इस हवाले से जो आगाही मुहिम है वो दी जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि भरपूर अवामी जो मुहिम है वो भी चलाई जाती है, आगाही मुहिम, जिससे लोगों को पता चलता है कि अब डेंगू के हवाले से ये इकदाम करने हैं। SOPs तय हैं, शेड्यूल्ड हैं। आपको हर डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको इसके SOPs वहाँ पर लिखे हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल हमने देखी है, कोविड करते जो है वो तमाम तर चीज़ें जो थी वो कोविड-19 की नज़र कर दी हमने। और एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी ये जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, ये लाइजन था, ये मिलकर काम करते थे। अभी जो बहाना लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सारी तमाम तर मशीनरी जो है, तमाम तर तवज्जो कोविड-19 पे है। आप मुझे बताएं, आप फील्ड में जाते हैं, ये नजर आ रहा है कि वहां पर तमाम तवज्जो दी जा रही है? वो कागजात में सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं है। अब बात यह है कि आपके जो डेंगू के हवाले से जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, महकमा जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और उसके साथ साथ जो महकमा माहौलियात है, जिसको महकमा मखौलियात के नाम से हरफ आम में जाना जाता है, जिसका सिर्फ ये काम है कि वो जो ग्रांट्स आएँ वो अपनी दफातर की तज़ीनो आराइश पे खर्च करते हैं। इन्वायरमेंट को बेहतर करने के हवाले से ज़ीरो परफॉर्मेंस है। वो मैं नहीं कह रहा, वो लाहौर शहर का जो आपको इंडेक्स है, एयर इंडेक्स, वो आपको बता देगा कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट कितना इफेक्टिव है। बहरहाल उसमें मिलके, और उसमें जो प्लस जो ऐड होता था उसमें मिनिस्ट्री अपना किरदार अदा करती थी। मिनिस्ट्री अपनी जो वर्कर्स थे उनको इंगेज करती थी, अरकान असम्बली को इंगेज किया जाता था, और डेंगू की कैंपेन को इस तरह से ग्रास रूट लेवल से उठाकर जाया था। और जो लार्वा की निशानदेही के हवाले से FIRs, वार्निंग और ये सिलसिला जारी रहता था। अब जो आपके पास डेंगू और पोलियो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों का आए रोज मसला रहता है। चेकिंग, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। मुझे आपसे इस खबर पे एक कमेंट चाहिए। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, जिस तरह कोरोना से लोग खुद अब निपटे, लोग जानते हैं उन्होंने अपने साथ क्या करना है, मार्केटों में क्या अब डेंगू से भी हम लोग खुद ही ये सोच लें? आप लोगों को यही कहेंगे? आंसर इज यस। बस इसमें और कुछ नहीं हो सकता। खुद से लोगों को करना है। डेंगू के हवाले से भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो था वो स्पाइक ईयर था और उसमें जो पेशेंट्स थे उनकी तादाद बढ़ी थी, लार्वा ज़्यादा जगहों से मिला था। इसमें भी बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, अपने एयर कूलर्स की सफाई रखें, अपने घरों में रात के औकात में जो साफ पानी है उसको ढांप कर रखें। अदरवाइज जो हालात हैं, हम यहाँ पे सफाई रखें। राव साहब, आप भी नाजरीन को बता दें अस्पतालों में क्या हालात हैं। कोई डेंगू वार्ड नहीं है, जो डेंगू वार्ड थे उनको कोरोना में तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर्स अभी भी रोना रोते नजर आ रहे हैं कि इंतजामात नहीं है। मुझे तो डर है डेंगू का, जो डेंगू का डसा होगा बुखार, उसको कोविड में न डाल दें। ऐसे ही है। ये सूरत हाल बड़ी अबतर है। और हमारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो जिस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है वो ये है कि चेक ही नहीं करना। अगर मामूली किसी को बुखार हो गया या चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है तो उसको जब तक उसका टेस्ट नहीं हो जाता कोविड का, तब तक उसको चेक ही नहीं करना। और अब हालात ये हैं कि आप खुदा ना खास्ता किसी और बीमारी के साथ जाएं, आप कोरोना का भी शिकार हो जाएं, तो प्लीज प्लीज अपनी केयर खुद कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सफाई का ख्याल रखें, वो चाहे कोविड-19 की बात है, वो चाहे डेंगू की बात है। अपना ख्याल आपने खुद रखना है, हुकूमत पे मत रहें, कोई इंतजामात नहीं है। अस्पतालों में हमें लोग रोते बिलबिलाते नजर आ रहे हैं, इंतजामात नहीं किए गए हैं। इस कदर हालात परेशान हैं और ये चीजें आपसे डिस्कस करने का मकसद भी राव साहब यही है कि कम से कम लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है। जो बात कर रहा हूँ ना, गैर मशरूत तौर पर मीडिया ने जो किरदार अदा किया है इस आगाही मुहिम का कोविड-19 के हवाले से, तो ये इसका फायदा भी नहीं उठाया जा रहा। इसका फायदा गवर्नमेंट इस तरह की काम कर रही है कि सब कुछ खराब होता जा रहा है, बजाय इसके कि कोई चीज बेहतर हो। लेकिन हम की तरफ स्टिल अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये चीजें आपको बताना, हकाइक क्या है, टाइगर फोर्स का तज़किरा, मेरे ख्याल से टाइगर फोर्स
कहीं पर नजर नहीं आ रही। वो नजर भी नहीं आनी राव साहब, वो नजर भी नहीं आनी। ये दावे, ये बातें छोड़ दें, पैसे कौम दे और एक सियासी जमात उस पे उसको करे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीजें कहीं नजर भी नहीं आनी। मैं तो बार बार कह रही हूँ, अब लोग खुद करें जो उन्होंने करना है। अगली खबर की तरफ जाएंगे। शहर में पेट्रोल की किल्लत, कई पंप्स बंद हैं और शहरी ख्वार होकर रह गए हैं। मतलब जहां कहीं पे शहरियों ने सुख का सांस लिया था, अब वहां पर ख्वारी भी शामिल हो गई है। क्या कहेंगे राव साहब? देखिए 1 मिलियन से जायद लाहौर शहर में 1 मिलियन से जायद लीटर की जो खपत है वो रिपोर्ट होती रही है माजी में। जब फुल पीक पे रही हैं सारी चीज़ें, फुल स्विंग में चलती हैं, तो फिर इस तरह से इतनी खपत होती है। लेकिन जो सप्लाई का गैप है वो जो पेट्रोलियम जो मसनूआत की कंपनीज हैं वो इस गैप को अरेंज नहीं कर पा रही, मीट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से सूरत हाल जो ख़राब होती जा रही है। और चूंकि अब प्राइसेस नीचे आई हैं और इसमें मोनोपोली का भी हाथ है। जब आपको याद होगा प्राइसेस बढ़ती थी तो तब भी फ्यूल जो आखिरी जब अनाउंस होना होता था कि बढ़नी है तो तब भी कनाते लगा के तो बंद कर दिया जाता था फ्यूल फिलिंग स्टेशंस को। तो शहर के फिलिंग स्टेशंस ने चूंकि माजी में भी खासी मारदाड़ रही है इस हवाले से, फ्यूल जब जम करता था प्राइस तो 20-20 रुपये भी बढ़ता हुआ हमने देखा है, 15-15 रुपये भी बढ़ा है, तो उसमें अच्छा खासा मार्जिन होता है। यानी 1 रुपये ही बढ़े। ये बताएं, इस सूरत हाल को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है, फेडरल मिनिस्ट्री, उसका काम है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो फिलिंग स्टेशंस वो रन कर रही हैं, वहां पर उनकी जिम्मेदारी है कि दूसरा एक बड़ा इशू वो भी मैं साथ रिलेट करना चाहूंगी। कम मिकदार में पेट्रोल देने पर 4 पंप्स की नोजल भी सील की गई हैं। अब ये चेक एंड बैलेंस रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये सारी ना, इसको मैं नोजल सील करना और ये फाइन करना, ये सारी ड्रामेबाजी है जो हम काफी अरसे से कह रहे हैं ना, पता नहीं कितने पेट्रोल पंप्स पे ये किया जा रहा है। से हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी अरसा से देखते आ रहे हैं। जुर्माना कर दिया, भाई उससे क्या फ़ायदा होगा? उसका करें, उसका फ्यूल फिलिंग स्टेशन करें सील, उसको भेजें 60 रोज के लिए अंदर, तो फिर मैं देखता हूँ किस तरह से ये करते हैं। तो ये अब इस पे कानून भी है ना, तो कोई प्रॉपर कानून है ना, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अगर किसी के पास 6 नोजल्स हैं तो आप एक नोजल बंद कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही, उसका तो फ्यूल इस्तेमाल हो गया दूसरी नोजल से। तो आपको चाहिए ये कि अब इस पे जखीरा अंदोजी के हवाले से आपको याद होगा कि कानून भी आ चुका हुआ है, बल्कि ऑर्डिनेंस आ चुका हुआ है, उसको अब कानून भी बनना है। तो उस पर उसकी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो रही, ये एक बड़ा सवाल है। आपको होती नजर आई है, ना ही होगी। इसी तरह से लोग परेशान रहेंगे। आप चीजें सस्ती भी करती जाएं, आप पेट्रोल सस्ता भी करते रहें, अवाम तक इसके समरात नहीं पहुंचने। और ये सूरत हाल इस तरह की रहेगी। अब देखिए सस्ता फ्यूल हुआ है, अब तकरीबन 7 रुपए मजीद कम हुआ है फ्यूल, तो इससे फायदा आवाम को होना चाहिए, फ्यूल मिलना चाहिए। बहुत सारी तादाद ऐसी भी होती है लोगों की जो इंतजार करते हैं कि चले 2 दिन बाद रीफिल करवा लेंगे क्योंकि प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो हर कोई ऑब्वियसली, ये हम जो बात कर रहे थे कि रिलीफ, ये सबसे बड़ा रिलीफ और ऑनेस्टली स्पीकिंग अवाम का अब ये माइंडसेट बन चुका था कि जब पेट्रोल, क्योंकि हमने देखा कि पेट्रोल जब महंगा होता था तो चीजें महंगी हो जाती थी, या पेट्रोल सस्ता हो रहा है, बार बार लोग पूछ रहे हैं अशिया क्यों नहीं सस्ती हो रही है, आपकी ट्रांसपोर्ट के किराए क्यों नहीं कम हो रहे हैं। ये कारकर्दगी है, ये हकीकत है, ये आप अवाम को समरात पहुंचा रहे हैं, आप अवाम को रिलीफ दे सकते हैं, आप नहीं दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी अब अवाम कह रही है ना, ये चीज जिस हद तक कमी होनी चाहिए थी उस हद तक नहीं की गई है। अब देखिए जो प्राइसेस में कमी है ये तकरीबन 30% इसमें कमी आई है, 28% या 27% इसमें कमी आई है प्राइसेस में। तो 28% तक जो अशिया खरोनोश हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसको भी कम होना चाहिए, और वो हुई है। उसके समरात अवाम तक नहीं पहुंचे, एक अलग बात है, होनी भी चाहिए। और डीजल की प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आई हैं, तो इसमें अब आपने अमल दरामद किसने कराना है? गवर्नमेंट ने। तो मुर्गी का गोश्त हम देख रहे हैं, जो माजी में ये कहा जाता था कि हमजा शहबाज रेट निकालता है, अब कौन निकालता है? अब कौन निकाल रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो सलाखों के पीछे, अब कौन निकालता है?
अब कम से कम ये तो पता कर दें। राव साहब, मुझे या अब बता ये लग दें। रहा है अपनी बातों के गिर्द घूम रहे हैं। जिन जिन बातों पे खुद तनकीद करते थे अब वही काम इनके अपनी गवर्नमेंट में हो रहे हैं, अब कोई पूछने वाला नहीं है। हम अगली खबर भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक में मुझे जाना है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे तो अगली खबर की तरफ जाएंगे। क्या हालात हैं शहर में, लोग हर तरफ परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर जो एक के बाद एक फैसला हमारे सामने आ रहा है, ई लाइब्रेरीज को अब बंद करने जा रहे हैं, इसके पस पर्दा क्या मुहरकात है, ये हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। ई लाइब्रेरीज बंद करने का फैसला किया गया है। अमला फारिग 30 जून तक दफातर खाली करने का हुक्म दिया गया है। राव साहब, किन बुनियादों पर यह फैसला किया गया? आप मुझे बताएं कि आपको इत्तेफाक हुआ है ई लाइब्रेरी में जाने का? जो कज़ाफी स्टेडियम से मुलिका लाहौर शहर की ई लाइब्रेरी, मुझे इत्तेफाक हुआ वहाँ पे जाने का। स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरी, बेहतरीन फैसिलिटीज़, बड़े कम चार्जेस पे, बेहतरीन सहूलियात और इन्वायरमेंट वाइज भी उसका कोई सानी नहीं है। बल्कि वहाँ पर जाकर आपको जो तारीख है प्रॉपर वो पता चलती है कि तारीख है क्या असल में, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी यही था। माजी में ये 20 सूबा भर में बनाई गई ई लाइब्रेरी, जिसको पंजाब बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ताउन से बनाया गया। और अब क्या सूरत हाल है, अब ये फैसला सामने आ रहा है कि किन बुनियादों पर ये फैसला किया गया है? मुलाजिमीन को फारिग किया जा रहा है, दफातर खाली करने का कह दिया गया। यहाँ पे कोई बुनियाद होती है, यहाँ पे कोई बुनियाद होती है? वैसे आपस की बात है, कोई आज तक आपको समझ आई है कि जो कोविड-19 को चले कोई बिला जवाब होता है, आपको बताया तो जाता है, चाहे वो खुद से जवाब बनाए। सारे अमले को निकालने का फैसला कर लिया गया है और उसके साथ साथ 20 ये लाइब्रेरीज जो है वो एंड होंगी। यानी जब आपने तो कहा था कि 50 लाख नौकरियां देंगे, ऐसे ही है। अब 50 लाख नौकरियां देना तो दरकुनार। आप तो आपके आने से तो जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है और उसके बाद फिर मुसलसल जो गिरावट है उसमें देखी जा रही है, और अब आपका जीडीपी मनफी में जा चुका है। ऐसे ही है। तो अब जबकि सूरत हाल इम्प्रूव होनी थी, इम्प्रूव नहीं हो सकी, और अब आके आपने ये चूँकि बंद की थी कोविड की वजह से, और उसके बाद ये और फैसला अब इसको जो सासाजात है इसके स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो फैसिलिटीज़ मिलती थी स्टूडेंट्स को या जो किताब बीनी के शौकीन हैं या रिसर्च के शौकीन अफराद हैं, रिसर्च के हवाले से इसमें तमाम तर मटेरियल अवेलेबल था, आपके पास एक्सेस ईजी थी, और अब आपको इससे ना सिर्फ अमला फारिग करने का फ़ैसला किया जा रहा है, उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को भी बंद किया जा रहा है। 20 लाइब्रेरियाँ बंद होंगी तो आपको खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग इससे बेरोज़गार होंगे। तो इनके फ़ैसले इसी तरह के हैं। किसी बाज़ औक़ात समझ आती है कि कोई फ़ैसला किया जाता है, कोई वजह होती है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, लेकिन ये तालीम के मंसूबे इस तरह से खत्म करना, इतने मुश्किल वक्त में एक के बाद एक इस तरह से लोगों का जो है उनके हकूक का इस्तेहसाल किया जाना, नौकरी से निकाले जाना, हालात हमें बहुत ज़्यादा ख़राब होते नजर आ रहे हैं। अगली खबर की तरफ जाएंगे। फिरदौस मार्केट अंडरपास, वासा ने सर्विसेज शिफ्टिंग के लिए 4 करोड़ 47 लाख रुपए मांग लिए हैं। क्या कहेंगे राव साहब? एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट 120 दिन में, आप याद रखिएगा ये कि 120 दिन में मुकम्मल होना है, और अभी तक सिर्फ जो लैंड टेस्टिंग है वहाँ पे वो उस पर भी शायद काम का आगाज हो सका, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लैंड एक्विजिशन भी थोड़ी सी वहाँ पे जरूरत है। मेंशन करने का आपका मकसद 120 दिन ये था कि इसमें नहीं होने वाला। 120 दिन शुरू कब से हुए हैं ये भी आप याद रखें, मिड मई से शुरू हो चुके हुए हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, और उस वक्त ये हमने इसकी डिस्कशन भी की थी। 13 करोड़ या 12 करोड़ रुपए की बचत भी हुई थी। और अब चूंकि वासा की इससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनको शिफ्ट करना है, ऑब्वियसली उसके लिए वासा ने ये बिल भिजवाया है। तो जो हमने 12 या 13 करोड़ रुपए बचाए थे बिड में, उनमें से फौरी तौर पर इसको अगर अदा कर दें तो हो सकता है कि टाइम कम लगे, लेकिन ये सुर्ख फीता ऐसा है। और फिर याद रहे आपको भी और जिंदा दिलाने लाहौर को भी कि फिरदौस मार्केट अंडरपास ये पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। वैसे ये इसकी फिजिबिलिटीज़ तो पहले थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लाहौर में करने जा रही है, और करने जा रही है वो कंपनी जो पेशावर का BRT बना रही है। तो अब अल्लाह ना करे कि उस जैसी सूरत हाल हो, उस पर तो बहुत ज़्यादा लतीफ़े मार्केट में आ चुके हैं। अल्लाह ना करे कि जिंदा दिलाने लाहौर को भी ऐसे लतीफ़े जो हैं उनका सामना करना पड़े, और फिर
जो सूरत हाल और खराब हो, बहरहाल 4 करोड़ हो या नजर नहीं आ रहे हैं, 4 करोड़ हो, 120 दिन का टाइम है। मैं तो बस आपको ये याद करा रहा हूं कि 120 रोज में इस प्रोजेक्ट ने फंक्शनल होना है और अभी तक 20 रोज गुजर चुके हैं। यानी हम ये समझ रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, इस पर आपको नहीं पॉसिबल क्यों नहीं है? 120 दिन कोई जादू तो हो नहीं जाएगा। अगर पेशावर का बीआरटी अगर 1 साल या 1.5 साल के बजाय 3-4 साल पे जा सकता है तो इसको मौत पड़ी है, ये क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खैर अगली खबर की तरफ जाएंगे। 200 दिन पे जा सकता है, इसको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन की बात करें, आजमाइशी सर्विस के दौरान करोड़ों की बिजली का इस्तेमाल, लेस्को की जानिब से 4 माह के दौरान 12 करोड़ रुपए के बिजली के बिल वसूल किए गए। क्या कहेंगे? ये ऑरेंज लाइन भी बेचारी अल्लाह करे चल ही जाए, ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल। ये चलनी तो खैर वो फिर वो ये कोरोना के नजर हो गया, मेरे सोर्सेज ने ये कोरोना के नजर हो गया। मेरे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि जो ऑरेंज लाइन है तब तक किसी सूरत नहीं चल सकती जब तक बीआरटी नहीं चलेगी। जनाबे यानी जिल्ले का हुक्म है, वही मैं कह रही हूं, आप जब तक बीआरटी पेशावर नहीं चलती तब वो तक दुआ करना शुरू कर दें कि बीआरटी पेशावर चल जाए और उसके बाद आपको ऑरेंज ट्रेन भी चलती उस पे तो जो लतीफे हैं वो आपको भी पता है कि जो लतीफे बीआरटी पेशावर पे हैं, अल्लाह ना करे कि इसके साथ हो। इसकी टेस्ट रन तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी है। जितने पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी ऑरेंज लाइन में बिठाने की, उतना वेट रख के इसकी जो 3 मंथ्स की टेस्ट है, आपको याद होगा दिसंबर में ये 12 दिसंबर था गालिबन या 10 दिसंबर था, ये शुरू किया गया था और इस पे मुस्लिम लीग नून ने बहुत बाजे बजाए थे स्टेशन के बाहर। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी खुशी का इजहार किया था जैसे ये फंक्शन होने जा रहा है, तो वो फंक्शन नहीं हुआ था, वो सिर्फ उसकी टेस्ट रन थी। जो 3 मंथ्स रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई, उसमें जो बिजली सर्फ हुई है उसका बिल दे दिया है। लेकिन ऑरेंज लाइन का बिल मिले चले खबर होती है और शहरियों को इंतजार है कि कोई स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट जो है वो शहरी अब ये दुआएं करना शुरू कर दें कि बीआरटी पेशावर मुकम्मल हो जाए। अगर वो ऑरेंज ट्रेन को रवा-दवा देखना चाहते हैं, इज्तिमाई दुआओं का सिलसिला शुरू करना होगा। अगर लाहौर का बीआरटी और फिर कोविड की भी है अब तो वैसे पार्ट ऑफ ऑल दिस, ये तो हम ऑब्वियसली थोड़ा सा जोक की तरफ भी ले जाते हैं गुफ्तगू को। मुझे ये बता दें कि अगर हम इस तरह से इसी को नजरअंदाज करते रहे, इतना बड़ा मंसूबा स्टेट ऑफ द आर्ट, अवाम के पैसों का ये मंसूबा है, इसका नुकसान किसने बर्दाश्त करना है? हम लोगों ने। ऐसे ही तो हुआ है हमेशा। पाकिस्तान सर्कल में क्यों है? सर्कल में पाकिस्तान इसीलिए है इन हुक्मरानों की अना की वजह से कि आपको याद होगा परवेज लाई दौर में कितने हॉस्पिटल्स बने, उनको मुकम्मल करने के में सर्जिकल टावर्स शायद ही कोई दिन होता था जब हम डिस्कस नहीं करते थे। 10वें साल में मुस्लिम लीग नून ने अपने वो सर्जिकल टावर मुकम्मल किया। 10 माह में मेट्रो बस बन सकती है तो 10 माह में हॉस्पिटल की बिल्डिंग क्यों नहीं बन सकती? तो ये एक एतराज़ात हैं हमारे, इस पर हमने बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट भी किया, बिल आखिर वो मुकम्मल हो गया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो माजी की हुकूमतों के थे, उसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जानबूझकर नज़रअंदाज किया, जिसमें फिरोजपुर रोड का एक मुबारक सेंटर का प्रोजेक्ट था जिसमें अराउंड $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कायदीन की भीड़ चढ़ा और उसके बाद फिर और इसी तरह से प्रोजेक्ट गिनते जाएंगे। फिर जब अब इनकी गवर्नमेंट आई है तो जाहिर है इनको भी तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। गंदम बोओगे तो गंदम ही उगेगी, जो बोएंगे तो जो ही उगेंगे। तो ये सूरत हाल, तो उसकी तमाम तर खमियाजा आपको आपके मुल्क को भुगतना पड़ता है। आप सर्कल में इसी वजह से घूम रहे हैं। आपकी जीडीपी 5.8 पे थी तो आपके हाई जो कमान के लोग थे वो कह रहे थे कि मुल्क खतरे में। तो अब मनफी 1.8 में इन हालात के मुताबिक हम इसी सर्कल में घूमते रहेंगे, हम सर्कल में रहेंगे। अब देखें, हम जो बयानात देखते हैं हर रोज वज़ीर पंजाब के जो बयानात देखते हैं, इसी तरह के बयानात शहबाज शरीफ के हम देखते थे, किस्सा परीना हो गई, ये बयानात सारे। और इससे बाहर निकलने रिलेट कर रहे हैं तो मैं आपको कह देती हूँ कि शहबाज शरीफ के बयानात को आपने रिलेट किया, कुछ नजर आता था होता हुआ भी ग्राउंड रियलिटीज पे आपको लोग भी नजर आए और उसके कुछ समरात भी नजर आए। फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। 20% शहबाज शरीफ की अना की वजह से नुकसान हुआ, 80% आप कह सकते हैं कि सूरत हाल। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं नजर आ रहा। चूंकि हमने प्रोजेक्ट शुरू हुआ और हमने उसका एंड फीता काटते हुए हमने बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, हम ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हालात हमें मुश्किल से मुश्किल की तरफ जाते नजर आ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें हुकूमती पॉलिसीज़ कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि कुछ बेहतरीन नज़र आए, ना तो आवाम का रवैया नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें मिलकर चल रही हैं जिसका नतीजा हमें बद से बुरा नजर आता चला जा रहा है। और हालात ये हैं, जैसा कि हमने लीड स्टोरी अपनी डिस्कस की थी, कि कोरोना मरीज 6,70,000 होने का खदशा पैदा हो गया है। क्यों ये वजह है, क्यों शहर लाहौर जो है मुसलसल इसमें तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। कल के दिन की अगर बात की जाए 727 केसेस सामने आए। ये हालात किस तरह से बेहतर होंगे? अब तो हम इस चीज़ पे भी आ चुके हैं कि कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नज़ला ज़ुकाम बुखार नहीं है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, लेकिन लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और दूसरे लोगों में भी स्प्रेड करने का बाइस बन रहे हैं। लेकिन अवाम का रवैया हमें वहाँ का वहाँ नज़र आ रहा है, हुकूमत गैर संजीदा नज़र आ रही है। तो अब ये हालात किस तरह से बेहतर होंगे, बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी। डॉक्टर इरफान मलिक, जो कि फोकल पर्सन कोरोना लाहौर जनरल अस्पताल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले जनरल अस्पताल में भी हम देख रहे हैं केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं और इंतजामात नाकाफ़ी होने की शिकायत भी हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा, केसेस आप अगर पब्लिक की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि केस तो बढ़ेंगे, बिकॉज जो लापरवाही हमने पिछले 2 हफ्तों में देखी, जिस तरह पब्लिक ने रिस्पांस किया, उसका जो खमियाजा था वो एक्सपेक्टेशन यही थी कि यही होगा। सो वो वैसा ही हो रहा है। जहाँ तक इंतजामात की बात है, देखिए जी, लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना मैं समझता हूँ कि जनरल हॉस्पिटल ने क्विक रिस्पांस किया है, मुझे सब हॉस्पिटल का, क्योंकि हमको फोकल पर्सन ने अंदाज़ा है, और आप इसको थर्ड पार्टी से भी अगर आप चेक करवाना चाहें तो यू विल बी सरप्राइज कि जिस तरह हमारा पीपी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जिस तरह जुडिशल यूज़ हुआ, जिसमें स्पेसिफिकली जो मैं बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स हिमसेल्फ ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने, हमने शुरू में कंट्रीब्यूशन करके चलाया, और वो उससे आई एम एटलीस्ट सेटिस्फाइड। जो आप लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह ये कि वी हैव डन 600 टेस्टिंग, नॉट इन एनी सिंगल पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये टेस्टिंग हुई है। 600 में अगर हमारे 90 पॉजिटिव आते हैं तो दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ग्राफ की एग्जिस्ट करती है इन दिस कम्युनिटी। सो दिस इज नॉट अनयूजुअल। अच्छी बात अल्लाह का करम ये है कि 99% आर एसिम्प्टोमेटिक, इंशाल्लाह दे विल जॉइन द ड्यूटी विद इन कपल ऑफ वीक्स। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र अभी तक, क्योंकि सब में से इन कांटेक्ट है। सही सही। डॉक्टर साहब, अब कुछ मौजूदा सूरत हाल हम डिस्कस करना चाहेंगे। जो हमारी लीड स्टोरी है, कोरोना मरीज 6,70,000 होने का खदशा है। अब ये हालात इस कदर जो है वो ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ना तो हमें हुकूमती कोई पॉलिसी, कोई गाइडलाइन ऐसी नज़र आ रही है, हर जानिब हमें इबहाम नज़र आ रहा है, चीज़ें चेंज होती हर गुजरते दिन के साथ नज़र आ रही हैं, फिर लोगों का रवैया भी आपके सामने है। तो ये क्या हालात हैं, कहाँ को जा रहे हैं हम? अच्छा, वैसे डिसएग्री विद दिस फिगर, ये काम बताइए। मैंने कहा शायद आप इस खबर से डिसएग्री करें। देखिए, टेस्टिंग का अगर हमने देखे, टेस्ट करवाना शुरू किया तो शुरू में हमारे टेस्टिंग जो पॉजिटिविटी आ रही थी वो 5% आ रही थी, 7% आई, 20 अब 25 to 30% आ गई। सो आप 30% अंदाज़ा लगा लें, सो ये इससे ज़्यादा हैं। अब हम रिसेंटली अपने पिछले 2 वीक्स का जो एक्सपीरियंस मैं अगर आपको शेयर करूँ, एवरीबॉडी इज़ कोरोना अंटिल प्रूवन अदरवाइज। डायरिया के साथ आ रहा है, एक्सरे करा रहे हैं, उसमें कोरोना आ रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। डायरिया के मरीज़ हैं, उनको भी कोरोना हो रहा है, और फिर आम बुखार और बॉडी पेन के साथ, क्योंकि हमने तो स्टार्ट में यही डिस्कस किए सिम्टम्स कि आपको बुखार होगा, नज़ला ज़ुकाम होगा, छींकें आएंगी, तो आप अपना कोरोना का टेस्ट कराएं। अब डायरिया के साथ जो लोग आ रहे हैं, फिर हमने स्टार्ट में ये सुना कि बच्चे इससे महफूज हैं, अब तो बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे भी गैर महफूज हैं। नहीं, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करूँ, 7 to 13% जो था ना कोरोना, उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम होने थे। सही। ये डिजीज शुरू में जब आई तो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक थी, फिर उसमें फीवर का ट्विस्ट आया, फिर हेडेक का आया, फिर जनरलाइज बॉडी एक कॉमन सिम्टम्स थी जो हमने देखा कि सब में थ्रू आउट परसिस्ट की। यस, यू आर राइट, इन लास्ट 2 वीक्स जो हमें सिम्टम अनयूजुअल इसमें एडिशन मिला, जो कि काफी कॉमन है, वो ये डायरिया का ही है। दैट इज द रीजन व्हाट हैपेंड कि वो लोग डिसीव होते हैं, और कॉमन फिजिशियन जब उनको देखता है तो उसके वो टाइफाइड टेस्ट करवाता है, जो कि पॉजिटिव आते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, तो वो 1 हफ्ता वो टाइफाइड की मैनेजमेंट लेता रहता है। सो मेरी तो उसमें रिक्वेस्ट होगी सिर्फ एक एक्सरे करवा लें, एक सीबीसी करा लें, वो काफी इन्फॉर्मेटिव होते हैं इनिशियल स्टेज पे। तो यही वो टाइम है जब हम अपनी मैनेजमेंट से कुछ इंटरवीन कर सकते हैं, तो इस वजह से पेशेंट भी डिले होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टाइफाइड की तो हम बहुत सारी शिकायत सुन रहे हैं, तो इसमें भी आप कह रहे हैं कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए? जिस टेस्ट को जो कि मैं आपको बता दूं कि जो खत्म कर दिया गया, ओनली पाकिस्तान में हमारे मोस्टली डॉक्टर्स ज़्यादा अभी भी इस पर इत्तेफा करते हैं, जो टाइफी एंटी आईजीएम आईजीजी होती है वो रिलायबल नहीं है, और स्पेसिफिकली उस सिनेरियो में जब ये डिजीज एग्जिस्ट करती हो वो फास्ट पॉजिटिव आ जाती है। सो वो डायरिया
को अक्सर लोग, इवन डॉक्टर हज़रात हमारे भी जो बेचारे कुलीग होते हैं कि सर नहीं मुझे तो मैंने कुछ खा पी लिया था तो शायद डायरिया हो गया उसकी वजह ये बनी, लेकिन उसकी वजह जो थी वो कोरोना बैकग्राउंड में है, उसमें भी ये अलामत हो सकती है, ठीक है। और उसमें एंटी आईजीजी का पॉजिटिव आना वो फास्ट पॉजिटिव है, वो कंफर्म नहीं है कि आपको टाइफाइड का शिकार है। सही, तो ऐसा हो रहा है हमारे। सही सही। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, अब एहतियात क्या है? अब जिस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर हम हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराएं तब भी इसके साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो आवाम का रवैया भी कहीं से भी सपोर्टिव नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल ठीक है, हम किसी एक को भी होली सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। ये जो टाइम था जो डिसाइड किया गया जब नरमी करनी है लॉकडाउन में, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त पब्लिक की थी, और पब्लिक को 3 चीज़ें करनी है। उन 3 चीज़ों में शायद थोड़ा सा एक्सपेंस उनका लगता हो, सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन एंड मास्क, इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट हमारी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। आप उठा कर देख लें, आप लोगों की फुटेज हम देखते हैं कि जी आपके बाजार भरे पड़े, और ये वो लोग जिन्होंने ये बेहतियाती की, बिलीव मी और नॉट, हम डेथ देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो देख रहे हैं जो विद इन आवर्स आते हैं, और हमारी मैनेजमेंट से पहले ही वो पेशेंट नो वे, और उसमें यंग भी शामिल है। जो हमारा एक फॉल्स होप थी कि जी यंग रिलेटिवली प्रिजर्व रहते हैं, वो भी शामिल हुए हैं। सो प्लीज खुदारा आवाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। आपका मेरा हाथ हम खुद ही धो सकते हैं, कोई और ये हाथ हमारा। मैं यही चीज आपकी बात से यहाँ पर लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया ना, मिथ है, लेकिन लोग इसको बहुत स्ट्रांगली इस पे बिलीव कर रहे हैं कि अगर कोई यंग है तो उस पर ये चीज़ असरअंदाज नहीं हो रही है, इम्यूनिटी हमारी ऐसी है, हम इससे फौरी तौर पर लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ तो अब आप जो हकीकत बता रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा खौफनाक है। देखिए डिस्पाइट आई टोटली अप्रिशिएट मीडिया, बहुत प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद सोशल मीडिया आप लोगों से स्ट्रांग है। जो सोशल मीडिया स्प्रेड कर रहा है उसको आवाम अब्सॉर्ब कर रही है, और उसको ही वो बताती है। वो हमें अक्सर लोग ने डॉक्टर साहब कहानी बनी, बिल्कुल ऐसे ही वो पैसे ले रहे हैं, वो ये कर भाई हम देख रहे हैं पेशेंट्स, हमने वो चीजें देखना शुरू कर दी जो हम इटली यूएसए में सुना करते थे। बिल्कुल सही। तो प्लीज खुदारा ये डिजीज हकीकत है, और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। बिल्कुल संजीदा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे ना, हम बात करेंगे शहर में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद अकरम ने, जो कि वीसी हैं, और उनसे हम जानेंगे ये हालात किस तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं। वीसी यूएचएस डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मुझे आपने एग्जैक्ट याद है फिगर, जब लॉकडाउन खुला ईद के दिनों में, रमजान के दिनों में सॉरी, तो आपने मुझे कहा था कि 2 हफ्तों बाद एग्जैक्ट में आप सूरत हाल देख लीजिएगा कि किस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, और एक्चुअली अब हम उस टाइम में आ गए हैं। आपने जो कहा था वो सच होता नजर आ रहा है। मुझे तो बहुत ज्यादा इन हालात से परेशानी हो रही है, लेकिन क्यों आवाम परेशान नहीं है, क्यों हमें हुकूमती पॉलिसी कोई वाज़ेह नजर नहीं आ रही है? बहुत शुक्रिया। देखें मैंने उस वक़्त आप ही को कहा था कि अल्लाह करे हमने रमज़ान में दुआ की थी, और कि मैं गलत मेरे अंदाज़े हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत नहीं हुए, वो बिल्कुल सही हुए। उतनी ही ट्रांसमिशन हुई जो हम एस्टिमेट कर रहे थे, और उसका खुमियाजा कई मैयतों की सूरत में कई घर से जनाजे उठे लाहौर से, और उठ रहे हैं, और एक ज़िंदगी का जाना ऐसे ही है जैसे इंसानियत का चला जाना है। तो हमारी और आपकी एक अटैम्प्ट थी कि कुछ जानें बचा सकें, शायद कुछ बच भी गई हों, शायद इससे भी ज़्यादा होते अगर वो हम ना कहते और आपका प्रोग्राम ना होता। ये तो अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं, लेकिन हालात ज़ाहिर है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये अब घर घर की इशू बन गया है, और ये दफ्तर हर का इशू बन गया, हर स्टूडियो का इशू बन गया, हर यूनिवर्सिटी का इशू बन गया है। ऐसी कोई पहले कोई ऐसा मुल्क नहीं रह गया था कि जहाँ कोरोना ना हो, पेंडेमिक हो गया था। अब कोई घर ऐसा नहीं रह गया लाहौर में जहाँ पे ये ना हो, कोई दफ्तर ऐसा नहीं है जहाँ ना हो, कोई अदारा ऐसा नहीं है जहाँ ये केसेस ना हो। तो अब ये सही मायनों में आ चुका है, और WHO ने, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनका सही है कि ये अब एपिडेमिक से, पेंडेमिक से इसकी नई डेफिनेशन कल आ गई है कि ये एंडेमिक हो गया है। एंडेमिक का मतलब ये है कि एपिडेमिक होती है कि आती है और चली जाती है, तारीख का हिस्सा बन जाती है, लेकिन एंडेमिक ये है कि जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, कि ये आती रहेगी। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम उस लेवल पे आ गए हैं कि अब हमें इसको हम शिकस्त देने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। और पब्लिक ने जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओनरशिप दी थी, पब्लिक ने बिल्कुल नहीं ली, हमारी ताजर तंजीमों ने नहीं ली, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ ने नहीं।
अगर किसी ने ली है तो वो शायद एक आधे तलीमी इदारा जहाँ मैं बैठा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने ली, कल उसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, आप अपने कैमरे के ज़रिए देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई सोच भी नहीं सकता था कि मास्क के बग़ैर कहीं उसके नज़दीक भी फटके, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाथ धोए के बगैर अंदर जाए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 4 मीटर से ज़्यादा करीब आए एक दूसरे के, और ये आपके कैमरे की आंख ने देखा। ये कोविड को रिस्पांस होगा तो अभी भी बचाव होगा। एग्जैक्टली ये चीज़ें हमें, लेकिन डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली हम जो ग्राउंड रियलिटीज देख रहे हैं, मैं आपसे उस पे जानना चाहूंगी। एक तो हम मुश्किल से मुश्किल वक्त में जा रहे हैं, दूसरा आप देख रहे हैं बाजार खोल दिए गए हैं, फिर लॉकडाउन आपने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। एक के साथ एक चीज जुड़ी है जिसको अगर आप दुकानें खोलने जा रहे हैं तो दीगर चीजें, आपके रेस्टोरेंट, आपके थिएटर, हर चीज खोलने का मुतालिबा आपका सर उठाता चला जा रहा है। तो ये हुकूमती पॉलिसीज हमें खुद इस तरफ लेके जा रही हैं, ना तो अवाम इस पे ताउन कर रही है, ना तो कोई हुकूमती पॉलिसी हमें ताउन करती नजर आ रही है। सब चीजें उठा के अवाम के गले डाल दी गई हैं। तो अब हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? हम ये अब समझ लें कि हम बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अब ये क्योंकि एंडेमिक हो गई है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, एंडेमिक का मतलब है मैं नहीं बता सकूँगा कि एक हफ्ते बाद ये ख़त्म होगी, महीने बाद, साल बाद, 3 साल बाद ख़त्म होगी। तो अब हमें प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि अब प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएँ कि हमने इसके साथ रहना भी है और अपनी लाइफ को मफलूज भी नहीं करना, जो हकीकत ये है। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब ये हमें अपने अदारों के सरबराहों का काम है, एक दुकान के मालिक का काम है, एक स्टूडियो के ओनर का काम है, एक चैनल के ओनर का काम है कि वो इंश्योर करे टेक्निकली कि मेरी स्टाफ की किस तरह मैं सेफ्टी कर सकता हूँ, किस तरह शिफ्टें उनकी छोटी कर दूं, किस तरह डिस्टेंसिंग। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जिन सिम्टम्स की हम बात करते थे, अब हम उन सिम्टम्स से भी बाहर निकलते आ रहे हैं। अब दीगर सिम्टम्स के साथ भी हमें कोरोना के पेशेंट नजर आना शुरू हो गए, जिसमें डायरिया के पेशेंट भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये जो सिम्टम्स अब चेंज होते नजर आ रहे हैं, इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? देखें, सिम्टम्स चेंज नहीं हुए, ये सिम्टम शुरू से था। डायरिया इज़ ए फीचर, डायरिया के साथ ऑनसेट, सूंघने की जो सलाहियत है उसका ख़त्म हो जाना, ये इसी का फ़ीचर है। इसी का फ़ीचर है फालिज हो जाना, क्योंकि ये इसके वेल नोन फीचर्स हैं। ये किसी में ज़रूरी नहीं कि हर इंसान में, हर कोरोना के मरीज़ में ये हों। 30 से 35% कोरोना के जो मरीज़ हैं उनमें कुछ भी नहीं होता और वो हील भी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, वो साइलेंट रहते हैं। तो वो तो सिर्फ कैरियर होते हैं, क्योंकि उनको पेशेंट भी नहीं कहा जा सकता, ना वो टेस्ट कराते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे हैं उनमें माइल्ड से सिम्टम होते हैं, कुछ में मॉडरेट, लेकिन 3 से 4% में सीवियर सिम्टम्स होते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन छोड़ के आईसीयू में जाना पड़ता है, और उनको बचाने की ये सारी जुस्तजू है। उन 3 और वो जो इन 3-4% अगर जैसे रिपोर्ट आई है पंजाब गवर्नमेंट की कि ये 6-7 लाख लोगों को है, तो उनके 3-4% भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें एक्चुअली जुस्तजू अब इस वक्त ये है कि उन 3-4% को कैसे बचाया जाए और एब्सोल्यूट नंबर्स कैसे कम किए जाएँ, और उसके साथ ज़िंदगी का पहिया कैसे चलाया जाए, क्योंकि ये शायद साल रहने वाली चीज़ हो गई है। तो इसलिए ये हमें एक बैलेंस करना पड़ेगा कि ज़िंदगी अपनी तरजीहात लगानी पड़ेंगी, जिसमें ऑफ कोर्स एजुकेशन शुड बी ए प्रायोरिटी, मईशत शुड बी ए प्रायोरिटी, कि इनको हमने कैसे चलाना है, किस तरह। आफ्टर ऑल आपका चैनल ने तो छुट्टी नहीं की, वो चलाता रहा ना, चैनल चलता रहा है आपका। तो इस हालात में भी आपने बहुत मुश्किल किया काम, तो आप लोगों से सीखना चाहिए ना कि किस तरह सेफली कर सकते हैं कि आपके चैनल महफूज हो जाए, मेरा दफ्तर महफूज हो जाए, मेरे दफ्तर में कोई आ ना सके, मास्क के बगैर मैं किसी को सर्विस ना दूँ, किसी को तनख्वाह ना दूँ, किसी मरीज़ को ना देखूँ, किसी स्टूडेंट को ना मिलूँ। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ अभी भी लाहौर में हमारी अपनी स्टडी के मुताबिक कि 73% लोग मास्क नहीं पहन रहे। अब बताएं इसका क्या करें? मास्क ना पहनने का क्या जवाब है? मास्क ना पहनने से कई हज़ार ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं आप। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने लोगों को समझानी है, और रेडी बानों को समझानी है, निचली सतह के लोगों को, सब्ज़ी मंडी वाले को समझानी है, जहाँ सही डॉक्टर साहब, हमारी दरवाजे के अंदर कोशिश रहती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, हमारा चैनल भरपूर ये कैंपेन चला रहा है कि लोगों को कम से कम बताया जाए कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर इरफान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मजीद भी हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है। अहम खबर है, इंचार्ज CIA सिविल लाइन आमिर डोगर कोरोना से दम तोड़ गए हैं। हलाकतों का सिलसिला जारी है और अफसोसनाक खबर यह है कि आमिर डोगर को चंद रोज कबल कोरोना पॉजिटिव आने पर इत्तफाक हस्पताल मुंतकिल किया गया था और वो जामबर नहीं हो सके हैं। लाहौर पुलिस के 4 अफसरान और एहलकार कोरोना के बायस अब तक शहीद हो चुके हैं। 4 पुलिस एहलकार हैं जो अब तक कोरोना के बायस शहीद हो चुके हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि अब हमें हर तरफ बढ़ती नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब ये आपके सामने है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं हम लॉकडाउन खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, ईज आउट कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि अब हमें अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना है जो कि हम नहीं बना रहे हैं। तो फिर हम क्या हर रोज इस तरह से डेथ्स की खबरें ही लोगों तक शेयर करते रहेंगे? जी अल्लाह रहम करे। देखें, अब अगर हम कहते हैं इतने लोग हैं, बिल्कुल सर ठीक बात कर रहे थे कि 1% ने तो बल्कि 2% जो हमारा डाटा आ रहा है 2.1% ने क्रिटिकल होना है। सो वो भी अगर हो जाए तो ये तो बहुत ह्यूज नंबर बन जाता है। थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इख्तलाफ करूँगा कि जो लॉकडाउन है उसका एक कंसेप्ट है साइंटिफिकली। लॉकडाउन का मतलब है कि मैंने अब ब्रेक दे दिया तो जो क्रिटिकल या जो इन्फेक्टेड होने हैं वो एक दफ़ा ओवर्ट होकर सामने आ जाएंगे और अगली ट्रांसमिशन कम हो जाएगी। अगर हम इतना ही रिलैक्स रखें जो कर रहे हैं तो फिर वायरस तो जाहिर बात है सबको इन्फेक्ट करेगा और अगर वो इन्फेक्शन रेट बढ़ता रहेगा तो क्रिटिकल रेट भी तो उसी लिहाज से बढ़ेगा। तो आज योर हॉस्पिटल सिग्निफिकेंटली उनके पास इतनी चीजें अवेलेबल है कि दे कैन कोप अप विद दिस। तो आंसर इज नो। देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क है जिसके पास 1,75,000 वेंटिलेटर थे, वो सडनली चोक हो गया। तो हमने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट्री तो लगाई तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। ये एक ट्रू रियलिस्टिक बात है। तो मेरा तो ख्याल है विद अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के साथ जब आप लॉकडाउन करेंगे ना तो फिर इस कौम को पता लगेगा कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन और वो ऐसा होना चाहिए जो नजर है। और तब हमने खौफ भी देखा था जब लॉकडाउन था, तब लोग एक्चुअली डरे हुए थे। फिर हम थोड़ा सा इसको रीस्टार्ट करें कि जी हमने कैसे अपनी दुनिया को बदलना, नहीं समझी अवाम, हमने जो देखा है तो अब आप क्या खुला छोड़ दें। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इसको। सही। आप डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, हमें हालात कहीं से बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। दोनों चीजें डिस्कस कर ली हमने कि ना तो आवाम ताउन कर रही है ना हुकूमत का उस तरह से ताउन। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा ये एंडेमिक अब बन चुका है। तो मुझे बताइए, अब इससे बाहर निकलने का हम सोच लें कि कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक एहतियात के? यस। नहीं, देखिए अल्लाह ताला रहम करे, ठीक है हम WHO को फॉलो करें, हम इस डिजीज़ का बिहेवियर भी देख रहे हैं। पहले भी हमारा ये ख्याल था, इट्स नथिंग न्यू। हमारा ये ख्याल था कि एक पीक आएगी, उसके बाद ये डिजीज़ हमारे यहाँ ऐसे एग्जिस्ट करेगी जैसे बाकी डिजीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और लकीली अभी भी मैं ये समझता हूँ कि मॉर्टेलिटी उस लेवल की नहीं है। आप रेशो कैलकुलेट करें, आप तो 6 लाख कह रहे हैं, मैं तो उससे भी ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो डेथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल की नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो चीज़ हमने अब समझनी है कि वो जो 3 चीज़ें बार बार हम कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, मास्क, इसके बगैर अब हमारा सर्वाइवल नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, लोग इसको बहुत बड़ा खतरा नहीं समझ रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है। क्या आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? अब तो इलामात भी नहीं है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी हमारे पास भी डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं जिसमें कोई सांस का इशू भी नहीं था, लेकिन अभी ये हमारे पास ये पुलिस एहलकार की खबर आई है कि 2 दिन पहले इनको लेके जाया गया, अस्पताल में दाखिल कराया गया, तो आज उनकी डेथ हो गई है। अब ये चीज़ें बहुत डरा रही हैं, बहुत हमें बार बार झंझोड़ रही हैं कि आपने अपनी एहतियात करनी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। असल में मैं समझती हूँ जो शुरू का स्लोगन हमने एक जनरेट किया ना, वो शायद हमें रिबाउंड किया, इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है, हमें इसको चेंज करना है, डरना है। सो वो हमने बहुत ज्यादा चलाया, उससे ये आवाम जो है शायद बिल्कुल ही कैजुअल हो चुकी है। लेकिन बिलीव मी और नॉट, मेरी तो रिक्वेस्ट होगी शायद आप ही डाटा निकालें, रोजाना का बताएं कितनी डेथ होगी। ठीक है, अब मैं नहीं समझता कोई भी डेथ ऐसी है जो कोरोना से नहीं हो रही। ये सीजन रेस्पिरेटरी सीजन नहीं था, इस सीजन में इन नमूनियाज का आना, पिछले मैं ईद के अगर आपको वाकया सुनाऊं तो हमने देखे 28 साल, 32 साल, 37, 44 साल के पेशेंट्स जो विद इन नो टाइम, उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया कि हम कुछ मूवमेंट कर सके, कि हमने वेंटिलेटर पे लेके जाना है, डिसीजन करना है, इस दौरान ही उनकी डेथ हुई। तो डिजीज ट्रू सेंस में एग्जिस्ट करती है, ये हमें बारहा इनको बताना पड़ना है। और उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शट डाउन एवरीथिंग, टेल देम दिस इज देयर, मे बी वो इस बात को समझ। बिल्कुल। आप मुझे बताइएगा लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम बार बार कह रहे थे कि जिसको ये सिम्टम्स हैं वो अपना कोरोना का टेस्ट कराएं, लेकिन अब सिम्टम्स से हटके भी लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको किस तरह से कॉन्शियस होना है? आपके अंदर कुछ चेंजेस, ऐसी कौन सी अलामत आपको वाजे हो रही है तो आपको एक्टिव हो जाना है? किस तरह से अपनी केयर करनी है? एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज अपने डॉक्टर से बातों को छुपाया ना करें। अक्सर लोग हम देख रहे हैं हमारे प्राइवेट प्रैक्टिस में या क्लिनिक में, जब हॉस्पिटल में भी आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस मुझे कोई मसला नहीं, मेरा गला शला ठीक है, मेरे सर में दर्द भी नहीं है, बस हल्का फुल्का सा मोशन है, वो मैंने ये खा लिया था।
इस बीमारी की कुछ अलामात वाज़िया तौर पे अब हमें नज़र आ रही हैं। सर में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, थकावट बेतहाशा होना, ये इसकी वो अलामत है जो नॉर्मली हम इतने कंसीडर नहीं करते थे। तो अगर आप में ये अलामत हैं, हल्का सा गला भी आपका ख़राब है, सूंघने की हिस्स ख़त्म हो गई है, तो ये भी इसकी एक अलामत है। अच्छा। और अगर आपको मोशन लग गए हैं, उसको अपने खाने से ना जोड़ें, ये वो अलामत हैं कि जो आप में हमें बता रही हैं कि ये आप कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और ये बड़ी सिग्निफिकेंट नंबर हमने अभी पेशेंट के देखे हैं कि जो टिपिकल फ्लू जो हम समझ रहे हैं, जो बुखार समझ रहे हैं, उसकी अलामत वो एक पार्ट नहीं है। बुखार होता भी डॉक्टर साहब ने बुखार हमने था, तो पहले इसको सिर्फ छींकों तक महदूद रखा था ना। तो वो डॉक्टर साहब मुझे बुखार था, वो मैंने पैराडोल, आई एम परफेक्टली फाइन, इट्स ओके, यू मे बी फाइन बिकॉज आपकी इम्यूनिटी का लेवल वो है, लेकिन वो अपनी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वो आप में बेतहाशा थकावट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो डायरिया के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो सर दर्द की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सो प्लीज जब आपको ये अलामत हो, मास्क पहने, डॉक्टर से रजू करें। मेरी ऑब्जर्वेशन अब तक ये है, बहुत से पेशेंट मैं देख चुका हूँ, 500+ पेशेंट जो मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट रहे, जो पेशेंट पहले दिन से डॉक्टर से राब्ता रखते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज आ पाते। जो अपने पहले दिन को टाइफाइड मैनेजमेंट, दूसरी मैनेजमेंट उलझा देते हैं, वो जरूर क्रिटिकल आते हैं। और अभी तक क्रिटिकल की मैनेजमेंट सिर्फ हिट एंड ट्रायल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? हम इससे परेशान भी अब हो चुके हैं, लोगों को भी बार बार यही बता रहे हैं, लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बता दी कि किस तरह से आपने अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना है, अपनी चीज़ों को छुपाना नहीं है। मैसेज क्या जाते जाते? देखिए, मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि हम सारे फैमिली वाले हैं, अगर आप अपना नहीं तो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। वो सबसे कीमती एहसास है हमारे लिए। बच्चे भी इनडायरेक्टली वेक्टर बनते हैं और वो बुजुर्गों को फैला रहे हैं। तो प्लीज खुदा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सोशल डिस्टेंस करें। जरूरी नहीं है बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, जरूरी नहीं है शॉपिंग करना। हम 1 साल 1.5 साल नहीं करेंगे तो हम गुजारा कर सकते हैं। और अपने आप को गैदरिंग में ना लेके जाएं, जहां पे रश ज्यादा है वहां पे ना जाएं। मास्क पहने और हाथ का सफाई का बार बार ख्याल रखें। इसका वाहिद हल यही है, क्योंकि आप निजाम जिंदगी कब तक मफलूज कर सकते हैं। अगर बहुत जरूरी कहीं जाना है तो ये तमाम SOPs हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुश्किलात हैं कि कम होने को नहीं आ रही हैं। अभी हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, डर भी रहे हैं, अब लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन एक परेशानी साथ साथ चल रही है जो कि है महंगाई के हवाले से। आटे की कीमत में जब इजाफा हुआ तो नान और रोटी की कीमत में हमने देखा कि इजाफे की आवाज़ हमने सुनना शुरू कर दी। अब इससे मुतासर कौन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। 5 तारीख की डेडलाइन दी गई है नान बाई एसोसिएशन की जानिब से कि अगर कीमतों में आटे की कमी नहीं की गई तो रोटी और नान की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली अवाम इससे बहुत बुरी तरह मुतासर होने जा रहे हैं। तो सूरत हाल क्या है? सबसे पहले फारान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। जी फारान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे के बाद नान रोटी एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है और उन्होंने जो रोटी और नान है उसकी कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया है। 5 तारीख तक का वक्त हुकूमत की जानिब से हुकूमत को दिया गया है नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कि आटे की कीमत को कुछ वो मेंटेन कर लें, वरना 5 तारीख को जो रोटी और नान एसोसिएशन है उसका अहम इजलास किया जाएगा, जिसमें बाकायदा तौर पर जो नान और रोटी है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा। पंजाब की जो फ्लोर मिल्स और हुकूमत है उसके दरमियान भी ये आटे की कीमत के ऊपर तनाज़ा देखने में आया। यहाँ तक कि जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उनकी जानिब से जो हड़ताल है उसकी भी धमकी दी गई थी, जिसके बाद जो 20 किलो आटे की कीमत है उसमें 120 रुपये इजाफा कर दिया गया था। इस इजाफे के बाद ही जो नान और रोटी एसोसिएशन है वो भी मैदान में आए तो उनका मौक़िफ़ भी सामने आया। तो उनका कहना था कि जब आटे की कीमत में इजाफा हो गया है तो उनके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उनके पास एक ही इसका सलूशन है कि वो रोटी और नान की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दें। जो तजवीज़ नान और रोटी एसोसिएशन की जानिब से अब तक सामने आई है उसके हिसाब से जो रोटी की नई कीमत होगी वो 10 रुपये होगी, जबकि नान की जो कीमत होगी वो 15 रुपये होगी। 5 तारीख तक का वक्त इस वक्त तक दिया जाए। 5 तारीख को अहम इजलास होगा, जिसके बाद जो लाहौर भर की जो नान और रोटी एसोसिएशन है उसके बाद शहर में जो रोटी की कीमत है उनकी जानिब से इजाफा कर दिया जाएगा। ठीक है फारहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि रोटी और नान की कीमत में इजाफा होने जा रहा है और 5 तारीख तक की डेडलाइन दी गई है। इसी पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन खान अफसर साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। फरहान की गुफ्तगू भी हमने सुनी, डेडलाइन अब आपकी तरफ से दे दी गई है। सबसे पहले ये बताएगा ये जो आप कीमतों में इजाफा करें इसका जवाब क्या है?
देखें, मिल वालों ने अगर ये इशू उठाया कि हम गंदम महंगी खरीद रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से नहीं पूछा कि हम रेट में इजाफा करें। हमने तो फिर 5 तारीख तक डेडलाइन दी है, आप रेट को वापस ले आए, हम रेट में इजाफा नहीं करेंगे। अगर रेट वापस नहीं आ गया तो ये हमारी मजबूरी है कि हम रेट में बिल्कुल इजाफा करेंगे, क्योंकि हमें पहले रोटी में तो हम पहले नुकसान में जा रहे हैं। ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन है इस्लामाबाद का, रोटी का 10 रुपए का, ये पहले का है, आज का नहीं, ये आप देख सकती हैं। सही सही, ठीक है। ये रोटी 10 रुपए में इस्लामाबाद में 10 रुपए में सेल हो रही है। सही, ठीक है। हम 2017-13 का नोटिफिकेशन है 6 रुपए का, 2013 का, 13 के बाद रोटी में इजाफा नहीं हुआ। सही। अब 2020। अच्छा, अब ये तमाम मामलात एक तरफ, आपने अपने मुतालिबात, अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात क्या मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाए हैं, बातचीत करने की कोशिश बार बार हम आगाह कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई रद्द-अमल नहीं है, कोई कभी तक कोई रद्द-अमल। सही। अच्छा, हमने देखा कि मियां असलम इकबाल साहब ने बार बार बातचीत की थी, इससे पहले भी जब ये मसला उठा तो उन्होंने कहा था कि यकीन दहानी कराई थी कि आपके मुतालिबात जो है उनको सुना जाएगा, तो अब दोबारा उनकी जानिब से रब्ता नहीं किया गया? बिल्कुल। देखें, असलम साहब तो मीडिया के पे आके तो कह देते हैं कि जी ये मुतालबात, लेकिन जब मीडिया के सामने से चले जाते हैं फिर उनको परवाह नहीं होती कि मैंने किसी से कोई कमिटमेंट की थी या नहीं की थी। अब यानी हुकूमत आपके साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रही? बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। हम खुद गरीब लोग, सही, हम खुद गरीब लोग हैं, हम नहीं चाह रहे कि ये रेट में इजाफा। मुझे ये बता दें कि हुकूमत आटे की कीमतें क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है, क्या समझते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? ये देखें, हम ये सिर्फ हुकूमत, गवर्नमेंट गरीब पे कंट्रोल कर रही है, जो पैसे वाले पे उन पे कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर फ्लोर मिल वाले, वो पैसे वाले, उन्होंने गंदम ज्यादा महंगी खरीदी, फौरन गवर्नमेंट से पूछा भी नहीं और रेट में इजाफा कर दिया। हमने तो फिर 5 तारीख तक डेडलाइन दी है कि रेट को वापस ले आए। गरीब पे जुल्म हो रहा, आगे क्या हालात है मुल्क के, हम नहीं चाह रहे रेट इसमें इजाफा हो, लेकिन हुकूमत हमें मजबूर कर रही है। यानी आपका कहना यह है कि जब आप गंदम महंगी खरीदेंगे तो आप अल्टीमेटली आपके पास जवाज है कि आप उसकी कीमत में गंदम नहीं, हम आटा जब महंगा खरीदेंगे तो हम कहां से पैसे वो देंगे पूरे कर। हमने तो जाहिर है रेट में ही इजाफा करना है। सही सही। अब मुझे ये बताइएगा, जो कीमतें आप बता रहे हैं हमारे नाज़रीन से एक दफा शेयर करें कि क्या क्या कीमतें, अगर आपके मुतालिबात नहीं सुने जाते तो क्या रोटी और नान की कीमत? देखिए जी, रोटी का रेट 10 रुपए और नान का 15 रुपए। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों की कुव्वत खरीद इतनी है कि 10 रुपए की रोटी कोई खरीदने आएगा, अल्टीमेटली उसका नुकसान तो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा? बिल्कुल। हम नहीं चाहते रेट में इजाफा हो, हम ये चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने आटे और फाइन के रेट में इजाफा हुआ इसको वापस करे, क्योंकि जब हम रेट में इजाफा करते हैं तो कस्टमर कम हो जाते हैं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये रेट में इजाफा हो, लेकिन गवर्नमेंट अगर आटे और फाइन के रेट में कमी नहीं करवा सकती, हमारी मजबूरी है, फिर हम रेट में। सही। 5 तारीख के बाद बताएगा आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? क्या आप कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा? हम पूरे पंजाब लेवल, सही, जितनी भी पंजाब की यूनियन है हम उनसे राब्ते में हैं, और हम जो भी ऐलान करेंगे पूरे पंजाब लेवल पे करेंगे। ये देखिए, एक नोटिफिकेशन है इस्लामाबाद का, 10 रुपए का रोटी का। लाहौर में लेबर के अखराजात ज्यादा, इस्लामाबाद से किराए सेम है, ठीक है। तो फिर इस्लामाबाद में अगर 10 रुपए की रोटी है तो लाहौर में क्यों नहीं बिक सकती 10 रुपए की रोटी? हमने तो गवर्नमेंट के साथ तामन किया है, लेकिन एंड हो गया। अभी हम तकरीबन कोई 1 हफ्ते के करीब हो गए आटे की कीमत में इजाफा हुआ हुआ, तो किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं और अब तक नुकसान जो हुआ है उसका तखमीना क्या होगा? हमारी जो कैपेसिटी है कि जी हम इतना बर्दाश्त करते हैं, हम उतना आटा बना लेते हैं, लेकिन कस्टमर हमारा वापस जाता है। जब वो आटा खत्म हो जाता है तो कस्टमर जाहिर है उसने वापस जाना है। ये आवाम के लिए भी परेशानी, जो गरीब आवाम है, कई तो दूर तो ऐसे हैं जिन्होंने रोटी लगानी बंद कर दी है, क्योंकि वो अपनी जेब से तो डाल नहीं सकते। सही। हमारे इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं दिलों को, साथ साथ हुकूमती ओहदेदारान जो जिम्मेदार हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, खुदारा इस गरीब आवाम पे रहम कर। अगर इस आटे और फैन में इजाफा हुआ तो हमारी मजबूरी बनेगी, हम रेट में इजाफा करेंगे। तो मैं गरीब आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूं वो हमारा साथ दें, हमारा साथ दें, ताकि इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डले और ये रेट वापस करें। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम रेट में इजाफा करेंगे, हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट फाइन और आटे के रेट कम करे। सही। यानी अगर आटे और फाइन मैदे की कीमत में कमी कर दी जाती है तो अल्टीमेटली आप अपना ये जो आपने डेडलाइन दी है कि आप 5 तारीख तक कीमतों में इजाफा कर देंगे, अगर इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता तो ये कॉल भी वापस ले ली जाएगी। लेकिन रोटी के मतलब हमारा इशू बरकरार है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हालात जो हैं वो हमें मुश्किल होते नजर आ रहे हैं। अल्टीमेटली
चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, मुतासर इससे सिर्फ और सिर्फ आम आवाम हो रही है। तो खुदारा हुकूमत को इसी वक्त में होश के नाखून लेने चाहिए ताकि आवाम की मुश्किलात को किसी हद तक कम किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।